बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन और सामाईन, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं मोहतरम अल्ताफ़ हुसैन साहब की एक तरमीमी एडिशन इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा, जिसमें उन्होंने रोशनास कराने की कोशिश की है कि तारीख़ी हक़ाइक़ की रोशनी में इल्मी और तहक़ीक़ी मक़ाला यानी कि रिसर्च पेपर इन द लाइट ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। मोअज़्ज़िज़ क़ारिन इकराम, डियर रीडर्स एंड लिसनर्स एंड आल्सो हमारे व्यूअर्स, इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े को समझने के लिए नई नस्ल के नौजवानों, तारीख़ के तलबा और तालिबात और आवाम के लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी होगा कि फ़लस्तीन क्या है, इसराइल क्या है, फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा क्या है, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान इस तनाज़े ने कब से जन्म लिया। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस तनाज़े को इस तरह बयान करूँ कि तालिब इल्मों के साथ साथ हर ख़ास और आम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले आवाम बआसानी समझ सकें। तारीख़ फ़लस्तीन, हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन। फ़लस्तीन एक बहुत कदीम जोग्राफिया पर मबनी ऐसा खित्ता यानी इलाका है जिसकी तारीख़ भी बहुत कदीम यानी बहुत पुरानी है। फ़लस्तीन की इब्तदाई तारीख़ उस ज़माने की है जिस ज़माने को BCE कहा जाता है, यानी वहाँ पर इब्तदाई ज़माने के ऐसे लोगों के वजूद का जिक्र मिलता है जिन्हें ज़माना क़ब्ल अज़ तारीख़ यानी प्री हिस्ट्रिकल टाइम के दौर का इंसान कहा जाता है। आसान और सादा अल्फाज में BCE उस दौर को कहा जाता है जिसे उर्फ़ आम में पत्थर का कदीम ज़माना यानी ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। BCE की इस्तिलाह को 3 तरीक़ों से बयान किया जाता है, या अंग्रेज़ी ज़बान में इस तरह कहा जा सकता है कि 3 डेफिनेशन ऑफ BCE: बिफोर कॉमन एरा, बिफोर करंट एरा, बिफोर क्रिस्ट एरा। यानी BCE की 3 तारीखें: आम दौर से पहले, मौजूदा दौर से पहले, मसीही दौर से पहले। आम दौर से पहले यानी बिफोर कॉमन एरा, मौजूदा दौर से पहले बिफोर करंट एरा, मसीही दौर से पहले यानी बिफोर क्रिस्ट एरा। खित्ता फ़लस्तीन के वजूद के बारे में तारीख़ की किताबों के मुताले से ये बात सामने आती है कि फ़लस्तीन का इलाका इतना पुराना है कि यहाँ पत्थर के कदीम ज़माने के लोगों के रहने के असरात मिलते हैं या फिर पाए जाते हैं। फ़लस्तीन की पूरी कदीम तारीख़ में इस खित्ते ने मुख्तलिफ सल्तनतों और तहजीबों के उरूज व ज़वाल का मुशाहिदा किया है। कनानी, कैनानीटीज़ कौन थे? कनानी इस सरज़मीन फ़लस्तीन के सबसे कदीम तरीन बाशिंदे थे। कदीम तारीख़ी किताबों के मुताबिक ये कनानी लोग सामी ज़बान बोलते थे। ये कनानी लोग एक इलाका जिसे कनान कहा जाता है उस इलाके में आबाद थे। आज के मौजूदा दौर के मुताबिक कनान का ये रक़बा लबनान, इसराइल, फ़लस्तीन, उर्दन और शाम के हिस्सों पर मुश्तमिल था। इन कनानियों ने कांसी के दौर ब्रॉन्ज़ एज के अवाखिर में ज़रई तरीक़ों में जदीदियत, तिजारती नेटवर्क्स के अलावा शहरी रियासतों के क़याम में अहम किरदार अदा किया था। इन कनानियों के मज़हब में बहुत से देवताओं को पूजा जाता था। इज़राइलिटीज़, इसराइलियों से मुराद कदीम इब्रानी लोग हेब्रू पीपल हैं जो किताब मुक़द्दस बाइबल के मुताबिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे। अब यहाँ ये बात समझना अशद ज़रूरी है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कौन थे। हज़रत याकूब हज़रत इसहाक़ के बेटे थे। शिजरा नसब इस तरह भी समझा जा सकता है कि हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इसहाक़ थे और उनके बेटे हज़रत याकूब थे, जिन्हें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और जैकब भी कहा जाता है। यानी कि हज़रत याकूब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हज़रत याकूब का लक़ब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम था। हज़रत याकूब को कब और किस तरह इसराइल का लक़ब अता हुआ या दिया गया? बाइबली तारीख़ के मुताबिक हज़रत याकूब की ज़िंदगी में एक अहम वाक़या पेश आया। वाक़या यह है कि एक रात को फरिश्ते ने आकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कुश्ती यानी रेसलिंग का मुकाबला किया और यह मुकाबला पूरी रात जारी रहा और हज़रत याकूब ने अल्लाह की मदद से उस फरिश्ते पर काबू पा लिया था। उस पर फरिश्ते ने हज़रत याकूब को इसराइल का खिताब दिया था, जिसका मतलब है कि खुदा यानी अल्लाह की मदद से लड़ने वाला। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इब्रानी यानी हिब्रू ज़बान में याकूफ कहा जाता है, जबकि अरबी ज़बान में याकूब कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे।
اس طرح حضرت یعقوب کی اولادوں اور ان سے آنے والی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جنہیں انگریزی زبان میں اسرائیلیٹیز کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کا وجود خطہ فلسطین میں 12ویں صدی قبل مسیح کے آس پاس سامنے آیا۔ یہاں میں ایک وضاحت کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش عرب کے شہر مکے میں ہوئی، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پرورش فلسطین کے علاقے میں ہوئی۔ آشوری اور بابلی سلطنتیں، یعنی کہ آئسیرین اینڈ بابولین ایمپائرز، 8ویں صدی قبل مسیح 8 BCE میں فلسطین کے علاقے میں 2 اور سلطنتیں آشوری اور بابلی کے نام سے قائم ہوئیں۔ AD کا دورانیہ۔ AD کے دورانیے کو بتانے سے پہلے نئی نسل کے نوجوانوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ AD کا مطلب کیا ہے۔ AD کا مطلب اینو ڈومینی، یعنی a year after Jesus Christ was born، جس کا آسان زبان میں مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے آنے والے تمام سال، یعنی کہ آج میں جس سال یہ مقالہ تھیسس تحریر کر رہا ہوں وہ سال 2023 AD کا سال ہے۔ خطہ فلسطین نے عیسوی دور میں کئی سلطنتوں کے عروج و زوال، بڑے عالمی مذاہب کے پھیلاؤ اور سامراجی طاقتوں کے اثرات کو دیکھا۔ رومن اور بازنطینی سلطنتیں، رومن اینڈ بیزنطینی ایمپائرز۔ رومی سلطنت نے 63ویں قبل مسیح میں فلسطین پر قبضہ کیا اور اس طرح فلسطین رومی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ ایسٹرن رومی سلطنت کا حصہ بعد میں بازنطینی سلطنت کی شکل میں قائم ہوا۔ اسلامی سلطنتیں، 7ویں صدی عیسوی میں خلافت راشدین کی فوجوں نے فلسطین کو فتح کیا اور اس پورے خطے میں اسلام کو پھیلایا۔ اس کے بعد صدیوں کے دوران یہ خطہ فلسطین مختلف اسلامی خاندانوں کے کنٹرول میں رہا، جن میں اموی، عباسی اور فاطمی خاندان شامل تھے۔ فلسطین پر مسلم حکومتوں کا دورانیہ، پیریڈ آف مسلم رول اوور فلسطین۔ اموی دور حکومت، جو کہ 661 سے 750 عیسوی تک رہا۔ عباسی دور حکومت 750 سے 1258 عیسوی تک رہا۔ فاطمی دور حکومت 909 عیسوی سے 1171 عیسوی تک قائم رہا۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں صلیبی جنگوں کی طرف۔ صلیبی جنگیں کروسڈز 11ویں سے 13ویں صدیوں میں یورپی عیسائیوں کے ذریعے مقدس سرزمین یعنی یروشلم پر دوبارہ دعویٰ کرنے کے لیے صلیبی جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ جب یورپی عیسائیوں نے ان صلیبی جنگوں کا آغاز کیا، اس وقت یروشلم مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا۔ ان جنگوں سے اس خطے پر گہرا اثر پڑا جو صلیبی ریاستوں کے قیام کا سبب بنی۔ سلطنت عثمانیہ یعنی اوٹومن ایمپائر، 16ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ نے فلسطین کو فتح کیا اور کئی صدیوں تک اس خطے پر حکومت کی۔ اس دوران یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ برطانوی مینڈیٹ یعنی کہ برٹش مینڈیٹ، پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 عیسوی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کا بھی اختتام ہوا، جس کے بعد برطانیہ نے لیگ آف نیشنز مینڈیٹ کے تحت فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس دور میں پوری دنیا سے یہودیوں کی امیگریشن میں اضافہ ہوا اور ساتھ ساتھ عربوں اور یہودیوں کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی میں بھی مزید اضافہ ہوا۔ اب میں فلسطین اور اسرائیل تنازع کے تازہ ترین حالات سے نئی نسل کے نوجوانوں اور قارئین کرام کو آگاہ کر دوں کہ 1918 میں جنگ عظیم اول کے اختتام کے بعد برطانوی سلطنت نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ بیان کرنے سے پہلے میں چند اہم ضروری اور بنیادی نکات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ نوجوان نسل سے تعلق رکھنے والے اس سے آگاہ ہو سکیں۔ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے بارے میں آپ تمام قارئین متعدد مرتبہ سن اور پڑھ چکے ہوں گے۔ آئیے ان دونوں جنگوں کے بارے میں کچھ مزید جانتے ہیں۔ جنگ عظیم اول یعنی فرسٹ ورلڈ وار، اس پہلی جنگ عظیم کا آغاز 28 جولائی 1914 کو ہوا، جو 11 نومبر 1918 کو اختتام پذیر ہوئی۔ یہ جنگ دو بڑی پاورز کے درمیان ہوئی،
जिन्हें एलाइज पावर्स और सेंट्रल पावर्स के नाम से जाना जाता है। एलाइज पावर्स में बरतानिया अजीम या अजीम बरतानिया, जिसे ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें फ्रांस, रूस, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएस, इटली और जापान शामिल थे। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गारिया, सर्बिया और सल्तनत उस्मानिया शामिल थे। जंग अजीम दोयम यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये जंग भी दो बड़े ग्रुप्स के दरमियान हुई, जिसका आगाज 1 सितंबर 1939 को हुआ और 2 सितंबर 1945 ईस्वी को इख्तिताम हुआ। यानी ये जंग 6 साल 1 दिन तक जारी रही। दो बड़े ग्रुपों में एक ग्रुप एक्सिस पावर्स और दूसरा ग्रुप द अलाइड के नाम से जाना जाता है। एक्सिस पावर्स में जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। एलाइड पावर्स में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए और सोवियत यूनियन शामिल थे, जबकि चाइना भी किसी हद तक शामिल था। लीग ऑफ नेशंस का कयाम बैनुल अक़वामी दुनिया के दरमियान अमन के क़याम और राब्ते के लिए 40 से ज़ायद ममालिक ने मिलकर 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस कायम की, जिसका इख्तिताम 19 अप्रैल 1946 को बाकायदा तौर पर हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम यानी फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में लाया गया, जिसके बाकायदा इब्तदाई मेंबरान ममालिक की तादाद 51 थी। फ़लस्तीन की तारीख़ के बारे में मैं इब्तदाई सफ़हात में किसी हद तक पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं नई नस्ल के नौजवानों और क़ारीन कराम को बताना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन का इलाका यानी ख़ित्ता किस तरह तकसीम किया गया। इलाका फ़लस्तीन की तकसीम यानी पार्टीशन ऑफ पैलेस्टाइन, जैसा कि मैं अपनी तहरीर में पहले ही बता चुका हूँ कि 1918 में पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद लीग ऑफ नेशंस मैंडेट के तहत सल्तनत बरतानिया ने फ़लस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया था, जिसे जंग अजीम दोयम यानी 1945 के बाद फ़लस्तीनी इलाके से वापस जाना था। तो फिर क्या हुआ, उसकी कुछ मुख्तसर तफसील यहाँ बयान करना ज़रूरी है कि बाल्फोर डिक्लेरेशन क्या था। बिल्फोर डिक्लेरेशन एक ख़त था जो 1917 ईस्वी में आर्थर बेल्फोर ने लिखा था। आर्थर बिल्फोर उस वक्त बरतानवी सल्तनत के सेक्रेटरी खारजा थे। आर्थर बिल्फोर ने अपने इस ख़त में फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए कौमी घर यानी नेशनल होम फॉर द ज्यूइश पीपल के क़याम के लिए बरतानवी हुकूमत की हिमायत का इजहार किया था और 2 नवंबर 1917 को यह ख़त आर्थर बिल्फोर ने बरतानवी यहूदी कम्युनिटी के रहनुमा लॉर्ड रूथशाइल्ड के नाम लिखा था। वाज़ेह रहे कि बरतानवी सेक्रेटरी खारजा ने यह ख़त पहली जंग अजीम के खात्मे से 1 साल पहले यानी 2 नवंबर 1917 को लिखा था, जबकि पहली जंग अजीम का खात्मा 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पर इस बात का तज़करा करना भी ज़रूरी है कि आर्थर बिल्फोर ने यहूदी लोगों के लिए कौमी घर फ़लस्तीन के जिस इलाके में कायम करने का जिक्र किया था, वो छोटी अक़लियती यहूदी आबादी वाला उस्मानी ख़ित्ता था। यहाँ इस अमर का जिक्र करना न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि इंतहाई अहम भी है कि आर्थर बिल्फोर का यही वो ख़त था जो इसराइल की रियासत के क़याम का सबब बना, जो 14 मई 1948 को कायम की गई।